नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं एक नया विषय मृच्छकटिकम को लेकर के, और मृच्छकटिकम के विषय की जो प्रारंभिक बातें हैं, जो कुछ समस्या मूलक बातें हैं, उन पर हम लोग विमर्श कर रहे हैं। और उसी क्रम में जो पूर्व के व्याख्यान है उसमें हमने मृच्छकटिकम के कर्ता को लेकर के एक लंबी चर्चा छेड़ी थी, और जिसके आधार पर मृच्छकटिकम के लेखक को पहचानने का कि वास्तव में मृच्छकटिकम का लेखक कौन है, इस पर विमर्श प्रस्तुत किया था। और एक संभावित निष्कर्ष के रूप में दंडी से उसका संबंध बताने का प्रयास किया था। और तदनुसार हमने यह कहा था कि शूद्रक एक काल्पनिक व्यक्ति है, और जिस प्रकार मृच्छकटिकम की पृष्ठभूमि है, मृच्छकटिकम के चरित्र हैं, मृच्छकटिकम का समाज है, उस दृष्टि से यदि इस पर विमर्श किया जाए तो बहुत ही सहजता से यह अनुमान किया जाता है, कई सारे समीक्षकों ने किया है और किया जाना भी चाहिए, कि दशकुमार चरितम और अवंती सुंदरी की जो पृष्ठभूमि है उससे काफी साम्य दिखाई देता है। तो कदाचित वह दंडी हो, संभावनाएं हैं, निष्कर्ष तो कुछ होता नहीं, क्योंकि इतिहास में जो भी कभी कोई बातें की जाती है, एक ऐसा इतिहास है जिसकी कोई हमें जानकारी नहीं होती, उसमें हम संभावनाओं पर ही निष्कर्ष लेते हैं। हो सकता है कि बाद में उसका खंडन हो। आज भी हम कुछ इसी प्रकार का एक विषय आपको लेकर के रख रहे हैं कि उस विमर्श के आधार पर यह एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शूद्रक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, और घटना की जो पृष्ठभूमि है वह भास तथा कालिदास के पश्चात है, जो कि एक निष्कर्ष के रूप में आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। शूद्रक क्यों ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, इसके ऊपर काफी विमर्श किया जा रहा है, किया गया है। मैंने भी चर्चा की है कि जो एक हमारे सामने जब भारतीय इतिहास का हम अध्ययन करते हैं, उस इतिहास के किसी भी कालखंड में जब हम वहां के राजाओं का अभिज्ञान करते हैं, तो ऐसे में शूद्रक नाम कहीं भी लिखा हमें प्राप्त नहीं होता। अलग अलग काव्यों में, चाहे वो बाणभट्ट के काव्य हों, चाहे वो रामिल सौमिल के काव्य हों, चाहे वो पंचशिख के काव्य हों, राजशेखर के काव्य हों, अवंती सुंदरी कथा हो, इन सारे काव्यों में शूद्रक नामक चरित्र हमें प्राप्त होता है। लेकिन काव्य की दृष्टि से वे सारे के सारे चरित्र जो है वे काल्पनिक हैं। और इसी प्रकार मृच्छकटिकम के प्रारंभ में भी यद्यपि शूद्रक के नाम का उल्लेख है, लेकिन उसको था से अभिव्यक्त किया जाता है, जिसका सहज ही अनुमान किया जाना चाहिए कि एक शूद्रक नामक व्यक्ति को आधार बना करके किसी व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी छिपा करके, अपने अभिज्ञान, अपने परिचय को छिपा करके इस नाम को वहां पर प्रस्तुत किया है। और कदाचित इसके नेपथ्य में कारण यह रहा हो कि चूंकि मृच्छकटिकम में एक शूद्र राजा की स्थापना है और उसका महिमा मंडन है, उसके पराक्रम का, और उसके द्वारा क्षत्रिय राजा के विरोध में क्रांति का बिगुल बजाने का एक दिखाया गया है, तो शायद वहीं से उस अभिज्ञान को लेकर के जिस व्यक्ति ने, जिस कवि ने इस काव्य की रचना की, उनका उपनाम शूद्रक बना दिया हो, चला दिया हो। जो भास और कालिदास के पश्चात की जहां तक बात आती है, तो मित्रों आप लोग बखूबी जानते हैं कि भास ने चारुदत्त नामक रचना की, जिसके 4 अंक उपलब्ध होते हैं। यह ग्रंथ भास के ग्रंथों की परंपरा में ऐसा ग्रंथ है जो अपूर्ण है। अपूर्ण से तात्पर्य है भरत वाक्य विरहित है, अर्थात इसमें भरत वाक्य नहीं है। इंग्लिश में जिसे हम कर्टन कॉल कहते हैं, वो कर्टन कॉल नहीं है इसमें। और यहीं से उस बिंदु को लेकर के कालांतर में, बाद में आकर के एक साथ 2 कहानियों को मर्ज करके मृच्छकटिकम नामक एक नई कहानी को आधार बना करके रचना की।
तो इसलिए यह भास के बाद की ही रचना हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह कहना कठिन होगा अगर इसका प्रतीप, इसका एक विरोधी आर्गुमेंट हम लोग निकालें कि मृच्छकटिकम को पढ़ने के बाद ही भास ने इसके इस प्रणय विषय को आधार बनाकर काव्य का निर्माण करने का प्रयास किया होगा, तो यह बात जो है उतनी सहजता से तर्क रूप में प्रतिस्थापित करना मुश्किल होता है। क्योंकि भास जैसे जो कवि हैं जिसने अन्य 12 नाटकों की रचना की, वह 13वें नाटक में अपने पूर्ववर्ती का क्यों अनुसरण करेंगे, उनके विषयों को लेकर के क्यों करेंगे। लेकिन चूंकि चारुदत्त अधूरा है, इसलिए उस घटना का परिवर्धन किया जा सकता है, हो सकता है, उसमें कल्पनाएं जोड़ी जा सकती है। अब जो ये मैंने बातें कही कि यह भास और कालिदास के पश्चात क्यों है, तो स्पष्ट रूप में अगर आप देखें तो भास में और कालिदास के काव्यों में बौद्धों का वो रिफ्लेक्शन प्राप्त नहीं होता, जबकि इसमें आप पाएंगे कि बौद्ध भिक्षु का पर्याप्त उल्लेख है। एक प्रमुख चरित्र के रूप में उभर कर आता है बौद्ध भिक्षु। बौद्ध विहारों की चर्चा आती है। इसके साथ ही एक और नवीन उद्भावना यह है कि नवम अधिकरण में जो नवम अंक है उसमें अधिकरणिक कहते हैं कि अंगारक विरुद्धस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पति, कि मंगल को बृहस्पति का शत्रु कहा वहां उसमें कहा गया है, जबकि जो बाद में वराहमिहिर जो है वो वराहमिहिर कहते हैं कि मंगल और बृहस्पति जो है वे मित्र हैं। तो मित्र से पहले शत्रु का उल्लेख जो है वो हम संभव तार्किक रूप से समीचीन प्रतीत होता है। तो दूसरे शब्दों में यह वराहमिहिर से पहले का प्रतीत होता है। अब रही बात वराहमिहिर का काल क्या है, तो वराहमिहिर का काल 6ठी-7वीं शताब्दी ऐसा माना जाता है, या 6ठी शताब्दी माना जाता है। मित्रों, वराहमिहिर के काल को के लिए हमें यह भी जानना होता है कि वराहमिहिर कदाचित आर्यभट्ट के बाद हुए हैं, और आर्यभट्ट का भी जो काल है वो आपको 6ठी शताब्दी 5वीं शताब्दी आता है। तो इस दृष्टि से वराहमिहिर के काल को भी निश्चयात्मक दृष्टि से 6ठी शताब्दी कह पाना मुश्किल होगा। इसलिए मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि वराहमिहिर कदाचित वराह आर्यभट्ट के बाद होने के कारण ये 6ठी-7वीं शताब्दी के हो सकते हैं, या वो 50 वर्ष बाद हुए हों या 100 वर्ष बाद हुए हों। तो इसलिए इससे पूर्व की यह रचना प्रतीत होती है, या आप ये भी कहें हो सकता है कि कुछ वर्ष पूर्व की यह रचना हो वराहमिहिर से, जबकि वराहमिहिर ने एक शोध के आधार पर यह स्थापित किया कि मंगल और बृहस्पति शत्रु नहीं, बल्कि मंगल और बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा के साथ मित्र है। इसके बाद हम लोग पाते हैं कि इसमें वैशिकी का उल्लेख है, अर्थात कामसूत्रकार ने, आप पाएंगे कि एक पूरा का पूरा अधिकरण जो है वह अपने अर्थ कामसूत्र में उन्होंने वैशिकी नाम से उल्लेख करके एक पूरा का पूरा चैप्टर लिखा है, और कदाचित वहीं से यह वैशिकी का उल्लेख हम मृच्छकटिकम में प्राप्त करते हैं। तो इस दृष्टि से जो मृच्छकटिकम है वो कामसूत्रकार के बाद की रचना हो सकती है, और कामसूत्रकार की जो रचना है इतिहासकार जो एक समय देते हैं वो 2nd और 3rd सेंचुरी एडी देते हैं, यानी 2री-3री शताब्दी में कामसूत्रकार वात्स्यायन को मानते हैं। और इस दृष्टि से कामसूत्रकार के पश्चात होने का मतलब है कि 2री-3री शताब्दी के बाद मृच्छकटिकम की रचना हुई होगी। एक जो प्रमुख समस्या आती है वो चंद्रबली पांडेय के माध्यम से उपस्थित होती है। चंद्रबली पांडेय जी ने शूद्रक को विक्रमादित्य से कुछ पहले कहा है। अब यही प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि विक्रमादित्य कौन? क्या इतिहासकार ने यह स्थापित कर दिया कि ईस्वी पूर्व में कोई विक्रमादित्य थे? मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता कि विक्रमादित्य नामक कोई राजा ईस्वी पूर्व में हुआ है। जो हमारे पास इतिहास उपलब्ध है उस इतिहास के अनुसार विक्रमादित्य जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो अगर चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य मान ले तो उस आधार पे चंद्रबली पांडेय जी का यह मतलब हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले शूद्रक हुआ होगा। और कदाचित यही कारण है कि जैन परंपरा जो है वो सातवाहन से संबद्ध शूद्रक को मानता है, और यह सातवाहन हो सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले वाला हो। तो इस प्रकार भी कामसूत्र के बाद और चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले निकल कर आता है। लेकिन यह विमर्श का विषय है कि यह शूद्रक कोई राजा है या नहीं, और अगर शूद्रक राजा नहीं है तो किसी काल्पनिक व्यक्तित्व को किसी इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तित्व से पहले स्थापित करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। इसलिए चंद्रबली पांडेय जी का यह जो
तर्क है कि शूद्रक विक्रमादित्य से पहले है, इसमें दोनों बातें फेलिशियस है, क्योंकि चंद्रवली पांडे जी का जो विक्रमादित्य की जब वो व्याख्या करते हैं तो उनके अनुसार 57 बीसी में जो विक्रम संवत चलाने वाले हैं वो विक्रमादित्य की ओर इशारा कर रहे हैं। और हमने आपसे पहले भी कहा है कि 57 बीसी का जो विक्रमादित्य जो विक्रम संवत है यह भी जो है वो शंका में घिरा हुआ है कि वास्तव में 57 बीसी में यह विक्रम संवत है या नहीं है। इसके बाद जो अवंती सुंदरी कथा का उल्लेख मिलता है उसमें शूद्रक का मूल नाम इंद्राणी गुप्त कहा गया और जो कि अश्मक राज्य में किसी प्रदेश में इनका जन्म बताया गया है। यहां पर एक बात, एक तर्क स्पष्ट हम निकाल सकते हैं, एक इससे लाइन, एक सूत्र निकाल सकते हैं कि शूद्रक चूंकि उपनाम है तो इसलिए कदाचित हम ऋषिकटिकम के लेखक का नाम इंद्राणी गुप्त रख सकते हैं। मैं निष्कर्ष नहीं दे रहा हूं, मैं केवल अभी कल्पना का, अभी मैं तर्क का विस्तार कर रहा हूं कि शूद्रक चूंकि काल्पनिक नाम है इसलिए इसका कोई भी वास्तविक नाम हो सकता है। और तदनुसार यदि दंडी यहां पर उसका वास्तविक नाम इंद्राणी गुप्त कहते हैं तो एक क्षण के लिए यदि हम इंद्राणी गुप्त लेते हैं तो यह कहीं ना कहीं क्या हुआ कि यह चतुर्थ वर्ण ना होकर के प्रथम वर्ण है या द्वितीय या तृतीय वर्ण के ये होते हैं, ये वैश्य वर्ण के होते हैं। और मित्र एक ध्यान हमें लेना है कि मृच्छकटिकम का जो नायक चारुदत्त है उनके ऊपर भी विमर्श है कि एक समीक्षक, कुछ समीक्षक कहते हैं कि चारुदत्त दरिद्र ब्राह्मण है और दूसरा समीक्षक कहते हैं कि चारुदत्त दरिद्र वैश्य है। और इंद्राणी गुप्त जो नाम है इस नाम के आधार पर शूद्रक, तथाकथित शूद्रक जो कि मृच्छकटिकम के काल्पनिक लेखक हैं, उनका नाम इंद्राणी गुप्त अर्थात कोई वैश्य हो सकता है, क्योंकि वैश्य को ही इस काव्य का नायक बनाया गया है। ध्यान रहे, मैं ये कदापि नहीं कह रहा कि चारुदत्त वैश्य है या चारुदत्त ब्राह्मण है। मैं केवल एक तर्क के समर्थन में इंद्राणी गुप्त को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि इंद्राणी गुप्त वैश्य नाम है और या क्षत्रिय नाम है और शूद्रक उसका उपनाम हो सकता है। तो इस प्रकार से अवंती सुंदरी कथा में यदि शूद्रक के अभिज्ञान को ढूंढें तो ऐसा प्रतीत होता है कि दंडी कदाचित उस शूद्रक की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात यदि काल्पनिक नाम है शूद्रक का तो उसका अभिज्ञान करने का प्रयास अपनी अवंती सुंदरी कथा में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब इसकी रचना को अगर हम देखें, इनकी रचना काल को जाने तो और कुछ नई बातें आ सकती है कि हम इसकी पूर्व सीमा भास से पूर्व रखें और इसकी उत्तर सीमा दंडी को माने। उत्तर सीमा दंडी को मानने के दो अर्थ होते हैं कि या तो दंडी से पूर्व या दंडी के काल, क्योंकि दंडी ने काव्यादर्श में अपने ग्रंथ में मृच्छकटिकम का एक पद्य है लिम्पतो व तमुंगानी, उस पद्य को उसने शामिल किया है। अब रही बात कि हम दंडी का काल क्या माने, तो सामान्य रूप से दंडी का जो काल है वह भी 600 ईडी के करीब में माना जाता है, 600 ईस्वी या 615-20 ईस्वी के करीब में, क्योंकि दंडी बाणभट्ट के पूर्व के प्रतीत होते हैं। अगर आप इतिहास में जाएं तो कई सारे इतिहास ग्रंथ में दंडी को बाणभट्ट से पूर्व स्थापित किया गया है और दंडी का एक संबंध जोड़ा गया है भारवी से, अर्थात ये अवंती सुंदरी कथा के आधार पर। और भारवी का उल्लेख हमें ऐहोल के शिलालेख में प्राप्त होता है, जो ऐहोल का शिलालेख 606 ईस्वी के आसपास का है। तो अदरवाइज भी अगर हम दंडी को, भारवी को उस 606 से पहले, नेचुरली 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले मानना पड़ेगा, तभी उनकी प्रसिद्धि के कारण जो इसमें रवि कीर्ति ने ऐहोल के शिलालेख में उनका और कालिदास का एक साथ मेंशन किया है। तो तदनुसार अगर भारवी से 50, 60, 70 वर्ष बाद भी अगर हम रखते हैं दंडी को, तो दंडी जो है वह 600 ईस्वी या 650 ईस्वी के आसपास ठहरता है। और तदनुसार दंडी और जो शूद्रक यानी मृच्छकटिकम का जो काल है उस एक काल को मिलाया जा सकता है, मिलाए जाने की संभावना बनाई जा सकती है। रही बात में एक चीज, एक आध बात जरूर हमें ध्यान देना है कि जिस प्रकार अन्य साहित्यिक ग्रंथों को समीक्षकों ने अपना केंद्र बनाया, उस प्रकार दंडी को, उस प्रकार मृच्छकटिकम को हम नहीं पाते कि किसी काव्यकार ने उतना
अधिक महत्व दिया है। हाँ, 8वीं 9वीं शताब्दी में 800 एडी के आसपास में वामन ने अपने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में शूद्रक को एक प्रबंधकर्ता के रूप में कहा है, अर्थात शूद्रक ने एक प्रबंध की रचना की, ऐसा उल्लेख हमें वामन के काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में प्राप्त होता है। रेफरेंस आपके सामने है 324। प्रश्न है अब यहां पर प्रबंधकर्ता शब्द पर ध्यान दें, प्रबंधकर्ता, क्योंकि इसी शब्द को रिपीट किया जाता है आपको जब हम दंडी की चर्चा करते हैं। दंडी के विषय में कहा जाता है कि त्रयोस्य दंडी के 3 प्रबंध की चर्चा आती है, 3 प्रबंध का उल्लेख किया जाता है। तो चूंकि प्रबंध शब्द है वहां पर दंडी की प्रशंसा में लिखे जाने वाले पद्य में, और उसी प्रबंध शब्द का उल्लेख हम यहां वामन में प्राप्त करते हैं, तो कहीं ये प्रबंधगत साम्य होने के कारण क्या मृच्छकटिकम को दंडी के नजदीक लाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा, या दंडी से किसी प्रकार के संबंध होने की बातों की स्थापना तो नहीं होती? यह भी एक विमर्श का विषय है, क्योंकि प्रबंध शब्द को हमने यहां पर आधार लिया है। एक और बात आती है इसके काल के निर्धारण की, कि मृच्छकटिकम कर्ता अपने नाटक में एक जगह लिखते हैं, और खास करके जो अधिकरण यानी जो न्यायाधीश है उनका जो निर्णय है उसमें ये बातें आती है कि अयम ही पातकी विप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत, अर्थात यह जो है ये ठीक है, ये पापी ब्राह्मण है, लेकिन मनु ने कहा है कि ब्राह्मणों की हत्या नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रादस्मात् तो निर्वास्यः विभवैः अक्षतैः सह। मनु ने ऐसा कहा कि ब्राह्मणों की, भले ही ब्राह्मण पापी क्यों ना हो, लेकिन उनको फांसी नहीं दी जानी चाहिए, उनकी हत्या नहीं की जानी चाहिए, उनके सारे संपत्ति को अपने पास रख करके उनको राष्ट्र से बाहर निकाल देना चाहिए। अब यह जो है वहां पे मनु को कोट किया गया, अर्थात मृच्छकटिकम से पूर्व मनु का कथन यानी मनुस्मृति की बात लाई जा सकती है, क्योंकि मनुस्मृति में भी कहा गया कि न जातु ब्राह्मणम हन्यात सर्व पापेष्वपि स्थितम, कि भले ही सारे पापों में स्थित यह ब्राह्मण क्यों ना हो, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रादेनम बहिर्कुर्यात समग्र धनम अक्षयम, दूसरी पंक्ति और तीसरी, इसकी दूसरी पंक्ति यानी मृच्छकटिकम की दूसरी पंक्ति और मनु की दूसरी पंक्ति में कोई अंतर नहीं है, किसी भी प्रकार का हम अंतर नहीं पाते हैं, और वही बात जो है पहली पंक्ति है। तो मनु के इस कथन को एज इट इज अगर कोट किया जा रहा है, तो मनु का भी जो काल है वह 2nd सेंचुरी एडी 2nd सेंचुरी बीसी के करीब में लिया जाता है। यह भी एक संदेह है मनु के काल को लेकर के, लेकिन निसंदेह ये कौटिल्य के बाद हुए हैं, तो आवश्यक रूप में मृच्छकटिकम कर्ता जो होंगे वे मनु के बाद ही हुए होंगे। इसी प्रकार जो अन्य सारी बातें आई, जो हमने वाराहमिहिर की चर्चा की, हमने तदनुसार काल की बात हमने की, वात्स्यायन की चर्चा की, जीके भट्ट जो हैं उन्होंने, गोपाल कृष्ण भट्ट, उन्होंने इसकी भाषा के आधार पर 3री या 4थी शताब्दी इसको माना है। ये तो अंतः जो बहि साक्ष्य थे, कुछ बाह्य प्रमाणों के आधार पर अन्य जगह पर किस प्रकार का उल्लेख मिलता है उस आधार पर मृच्छकटिकम के काल की चर्चा की जा रही है। लेकिन हमें किसी भी काव्य के काल की स्थापना के लिए उनके मध्य जो छोड़े गए कुछ तर्क हैं, कुछ कथ्य हैं, उनको आधार जरूर बनाना चाहिए। अगर आप देखें इसके अंतः साक्ष्य से तो यह ज्ञात होता है कि देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, शासन व्यवस्था बड़ी ही शिथिल थी। जो शकार और विट नामक चरित्र के माध्यम से जिस प्रकार चरमराई हुई शासन व्यवस्था हमारे सामने प्रकट की है लेखक ने, निस्संदेह वह उस काल के उस चरमराई हुई शासन व्यवस्था की व्याख्या कर रहा होता है, क्योंकि एक निरंकुश राजा है जिनके राज्य में अराजकता है, और उसी के कारण त्रस्त आकर के प्रजा आर्यक के नेतृत्व में उसका विद्रोह करते हैं, उनको राज्य से च्युत करते हैं। न्याय व्यवस्था भी स्वतंत्र नहीं थी, न्याय व्यवस्था को भी अपनी मुट्ठी में लेकर के चल रहे थे। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जितने भी उस समय के अधिकारिक होते थे, जो न्यायिक होते थे, जो न्याय करने वाले होते थे, वे सारे के सारे जो होते थे वे कहीं ना कहीं राजा के ही निर्णय उनके लिए मान्य था। भले ही न्यायाधीश के मामले में कोई बहुत बड़ा पापी क्यों ना हो, फांसी की सजा क्यों ना हो, लेकिन
निर्णय जो लेने का सामर्थ्य था वो राजा के पास था। राजा ही कहेगा कि इसको फांसी दी जानी है या नहीं दी जानी है। निर्णयम वयम प्रमाणम। अधिकरणिक कहता है कि भाई देखो, निर्णय करने में तो मैं प्रमाण हूं, मैं बता दूंगा कि यह दोषी है या यह दोषी नहीं है। शेषे तू राजा, लेकिन शेष सारी बातें जो है वो राजा के ऊपर निर्भर करती है कि वह दंड देगा या नहीं देता है। तो इसलिए न्याय व्यवस्था भी स्वतंत्र नहीं थी। बौद्ध दर्शन की चर्चा हमने की कि बौद्ध का काफी उल्लेख है, यद्यपि बौद्ध का रिफ्लेक्शन है उसमें, और बौद्ध को अच्छी तरह के, यानी वह बौद्ध सन्यासी वसंत सेना की रक्षा करता है और उसी को सन्यासी बनने से पूर्व वासवदत्ता उसकी, वसंत सेना उसकी रक्षा करता है। तो इस प्रकार समाज का वह अभिन्न अंग है वह। लेकिन पुनरपि एक जो सनातन परंपरा थी, एक जो कह सकते हैं कि वैदिक परंपरा थी, उस वैदिक परंपरा के अनुसार बौद्ध दर्शन जो है वह अपशकुन माना जाता था। मित्रों, हम इसकी व्याख्या अपने अगले व्याख्यान में करेंगे, क्योंकि अब हमें समय इजाजत नहीं दे रहा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस पर जरा सुनें और आप अपनी टिप्पणी करें, ताकि मैं इस विषय को और आगे बढ़ा सकूं। क्योंकि आगे जो आने वाले अपने व्याख्यान होंगे, हम उसमें मूल ग्रंथ का विश्लेषण करेंगे, मूल ग्रंथ से जो निकलने वाली बातें हैं, जो छात्रोपयोगी बातें होंगी, उनकी चर्चा करेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।